करण ने जैसे ही मधु को अपनी पत्नी कहा, ऋषभ हैरानी से घर के लोगों के चेहरे देखने लगा और सब करण को देखने लगे। पर करण उसे घूरते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। उसने मधु की बांह पर हाथ रखा और ऋषभ को घूरते हुए बोला, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है ऋषभ, क्योंकि तुमने वही सुना जो मैंने कहा। मधु इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि खुराना खानदान की बहू और मेरी पत्नी है, इसलिए आइंदा इसके साथ बदतमीजी से बात करने की हिमाकत कभी मत करना, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने मधु की ओर देखा और बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रूम में जाकर आराम करो, मैं ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी वापस आता हूँ। मधु शालिनी की ओर देखने लगी पर वो कुछ नहीं बोली। पर वनराज उठकर बोले, करण ठीक कह रहा है बेटा, तुम जाकर आराम करो। शालिनी ने तुरंत आरव की ओर देखा। आरव अपनी भाभी को उसके रूम में छोड़ा। जी। आरव तुरंत मधु के पास आया तो शालिनी मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जाओ बेटा अपने कमरे में रेस्ट करो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नौकरों को आवाज दे देना। ऋषभ हैरानी से ये सब देख रहा था। मधु ने करण की ओर देखा तो उसने भी उसे जाने का इशारा किया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप आरव के साथ ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगी। पर ऋषभ के बारे में सोचते हुए उसे अभी भी घबराहट हो रही थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? करण की शादी तो आप सब रिद्धिमा से करवाना चाहते थे ना, तो फिर ये लड़की कौन है? और करण ने इस लड़की से शादी कब की? तभी ऋषभ ने पूछा। मधु के कदम रुक गए और वो नीचे खड़े ऋषभ की ओर देखने लगी। ऋषभ को देखते ही उसे पसीना भी आने लगा था, पर वो फिर भी हिम्मत से वही खड़ी थी। शांति कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। तभी करण बोला, ऋषभ तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये ड्रामा बंद कर दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी कोई याददाश्त नहीं गई है। तुम सिर्फ याददाश्त जाने का नाटक करके हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। याददाश्त? ऋषभ ने हैरानी से पूछा तो शांति गुस्से में करण पर भड़की। करण, ये क्या कर रहा है तू? तेरी इस हरकत की वजह से मेरे बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। कुछ नहीं होगा इसे बड़ी मोम, क्योंकि इसकी कोई याददाश्त नहीं गई है। ये सिर्फ नाटक कर रहा है। और क्यों कर रहा है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, करण गुस्से में उसे घूरते हुए बोला। ये सब सुनकर ऋषभ ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, जैसे उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा हो। शांति ने घबराकर उसे पकड़ा। ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? तभी शालिनी ने गुस्से में करण की बांह पकड़कर पूछा, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? करण अपनी बांह छुड़ाकर ऋषभ को घूरते हुए बोला, मैं पागल नहीं हुआ हूँ मम्मा, बल्कि ये आप सबको पागल बना रहा है। कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है ये हमारे साथ। उसकी बातें सुनकर शांति गुस्से में भड़की। बहुत हुआ करण, नफरत की भी कोई हद होती है, पर तूने तो आज सारी हदें ही पार कर दी है। मेरा बेटा अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल भूल चुका है। बीमार है वो, उसे उसके अपनों की जरूरत है, पर तू अभी भी उसके साथ खेल खेलने में लगा हुआ है, उसे पागल करने पर तुला हुआ है। पर तभी ऋषभ ने हैरानी से पूछा, मोम ये आप क्या कह रही है? क्या मेरी याददाश्त चली गई है? शांति रोते हुए बोली, हाँ बेटा, करण की शादी के बाद जब तू उदयपुर से लौट रहा था तो तेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें तेरी याददाश्त चली गई है और तू अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल भूल गया है। डॉक्टर ने हमें तुझे कुछ भी बताने के लिए मना किया था, बस इसलिए हमने तुझे ये बात नहीं बताई। पर इस लड़की की वजह से तुझे सब कुछ पता चल गया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस लड़की ने इस घर में अपने कदम रखे थे। जब से आई है हर रोज कुछ न कुछ तमाशा होता ही रहता है। भाभी आप मधु को इन सब के बीच क्यों ला रही है? ऋषभ की याददाश्त चली गई है तो इसने उसकी क्या गलती है? तभी पूजा बीच में बोली। पर शांति का गुस्सा उस पर भी फूटा। सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इससे कहा था कि अपने कमरे से बाहर ना निकले, पर नहीं। पर ये क्यों किसी की बात मानेगी? करण की पत्नी जो है, मेरा बेटा तो पहले से ही सब कुछ भूल चुका है, और अब सच जानने के बाद कहीं उसकी तबीयत और खराब ना हो जाए। कुछ नहीं भूला है ये बड़ी मॉम। तभी करण फिर से बोला। मधु ऊपर खड़ी ये सब देखकर और परेशान हो गई। तभी आरव उससे बोला, भाभी आप अपने कमरे में चलकर रेस्ट करिए। करण भैया और ऋषभ भैया के बीच तो ये सब चलता रहता है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए। पर मधु कमरे में नहीं गई। ऋषभ ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसका सिर चकरा रहा हो। अतुल और शांति ने आकर उसे पकड़ा तो शांति उसे कुर्सी पर बैठाकर बोली, ऋषभ कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर ने कहा है
कि तुझे बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। 5 साल? नहीं मोम, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषभ ने इतना कहकर अतुल के हाथ से उसका मोबाइल लिया और आज की डेट चेक करने लगा। डेट और सन देखकर वो हैरान रह गया। उसने अपना सिर पकड़कर सब कुछ याद करने की कोशिश की कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, पर उसे कुछ याद नहीं आया। सब लोग ऋषभ को इस तरह देखकर बहुत घबरा गए, पर करण गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। उसने ऋषभ की बांह पकड़कर उसे उठाया। तुम्हारे इस घटिया खेल को बहुत जल्द खत्म करूंगा मैं। उसकी ये हरकत देखकर शालिनी ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। ये देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मधु ये सब देखकर रोने लगी। तभी आरव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाभी प्लीज आप अपने कमरे में चलिए प्लीज। मधु इस बार भी नहीं हिली। तभी शालिनी गुस्से में करण से बोली, करण क्यों तू हर बार इस घर की शांति भंग करने में लगा रहता है? मैं जितना तुझे समझाती हूँ तू उतना ही अपने मन की करता है। ऋषभ की हालत सच में खराब है, पर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई है वो तेरा, कम से कम इस वक्त तो चुप रह। करण गुस्से में भान भनाते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही शालिनी शांति से बोली, भाभी करण की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब माफी मांगकर क्या फायदा शालू? तुम्हारे बेटे और बहू को जो करना था वो तो वो कर चुके हैं। मेरे बेटे से तो करण को जन्म का बैर है, जो उसकी इस हालत में भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। शांति रोते हुए बोली। उसकी बातों से शालिनी भी परेशान हो गई। शांति ने ऋषभ को पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले जाने लगी। अतुल और शोभा भी उसके साथ ही ऊपर जाने लगे, पर मधु वही खड़ी ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ भी उसे देखते हुए शांति के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। आरव भी उसे संभालने के लिए उसके पास चला गया, पर तभी ऋषभ सबकी नजरों से बचते हुए मधु को देखकर धीमे से मुस्कुराया और अपने कमरे में चला गया। उसकी जहरीली सी मुस्कुराहट देखकर मधु बहुत घबरा गई और घबराहट में उसने अपने कदम पीछे लिए तो वो टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से टकरा गई। फ्लावर पॉट जमीन पर गिरकर टूट गया। कोई कुछ समझ पाता तब तक मधु भागती हुई अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और घबराकर बेड पर बैठ गई। इसका मतलब करण सही है, ऋषभ की कोई याददाश्त नहीं गई है। वो बस याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि मेरी और करण की शादी हो गई है और उसे देखते ही मैं करण को सब कुछ बता दूंगी। बस इसलिए वो ये घटिया खेल खेल रहा है। मधु घबराकर खुद से बोली और फिर सोच में पड़ गई। उसने अपना पसीना पहुंचा और फिर से बोली, करण के साथ कुछ खूबसूरत पल और जीने के लिए मैंने उन्हें सुबह कुछ नहीं बताया, पर अब जब मैं जानती हूँ कि ऋषभ नाटक कर रहा है, मुझे करण को जल्द से जल्द सब कुछ बता देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि शायद करण को सच बताने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। सारे रिश्ते बदल जाएंगे, इस घर के लोगों की नजर बदल जाएगी, पर अब चाहे जो हो मुझे करण को अभी सच बताना होगा। दूसरी ओर शांति ने ऋषभ को बेड पर लेटाया और बोली, ऋषभ तू ठीक है ना बेटा? हाँ मोम मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। प्लीज आप सब मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए प्लीज, ऋषभ चिढ़कर बोला। शांति शोभा की ओर देखने लगी तो उन्होंने उसे चलने का इशारा किया। शांति ने बहुत प्यार से ऋषभ के सिर पर हाथ फेरा और उठकर वहां से चली गई। बाकी सब भी उसके पीछे ही चले गए, पर शालिनी वही खड़ी परेशान सी ऋषभ को देख रही थी। उन्हें परेशान देखकर ऋषभ बोला, चाची मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और फिर चली गई। उसके जाते ही ऋषभ तुरंत बेड से उठा। उसने बैग के दाईं ओर रखे टेबल की ड्रॉर से एक फोन निकाला और फिर लक्की को फोन किया। दूसरी ओर से लक्की ने उसका नंबर देखते ही कॉल रिसीव की। हाँ ऋषभ, जो मैंने कहा था वो काम हो गया? ऋषभ ने पूछा। तो लक्की मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मधु के पास फोन बस आता ही होगा। ऋषभ ये सुनकर मुस्कुरा दिया। गुड, आगे क्या करना है पता है ना तुम्हें? बहुत अच्छे से पता है, यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, लक्की ने जवाब दिया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दी और खुद से बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मधु कि तुम खुद मेरे दोनों मकसद को पूरा करने का जरिया बन जाओगी। खुराना कंस्ट्रक्शन पर कब्जा और तुम्हें पाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, जो अब बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। करण से उसका सब कुछ छीनकर उसे बर्बाद करने का मेरा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर मधु ने अपना फोन उठाया
और करण के पास जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने शालिनी खड़ी थी। उन्हें देखकर मधु ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर शालिनी समझ गई थी कि वो परेशान है। जो हुआ उससे बहुत दुखी है। उसने मधु की बाह अपने दोनों हाथों से पकड़ी और उसे फिर से रूम में ले आई। मधु, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें शांति भाभी की बातों का बहुत बुरा लगा होगा, पर वो ऋषभ को लेकर बहुत परेशान है, बस इसलिए उन्होंने गुस्से में ये सब कह दिया। प्लीज तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना, शालिनी उसके गाल को छूकर बोली। मधु ने अपनी दोनों हथेलियों से उनकी हथेली थामी। मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा मम्मा। मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। शालिनी मुस्कुरा दी। उन्होंने बहुत प्यार से उसकी ओर देखा और बोली, चलो कम से कम मेरे दोनों बच्चों में एक तो समझदार है, वरना करण को कितना भी समझाओ वो कभी कुछ नहीं समझता, हमेशा अपने मन की करता है। पर आज उसने बहुत समझदारी का काम किया, जो ऋषभ को सच बता दिया उसे कि तुम उसकी पत्नी हो। बस उसका तरीका गलत था, इसलिए मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ा। जब इन दोनों भाइयों के बीच कुछ होता है मधु, तो घर की शांति भंग हो जाती है। ना करण समझता है और न ही ऋषभ। मुझे तो खुद इतने सालों में ये समझ नहीं आया कि मैं इनके बीच की दूरियां कैसे खत्म करूं, पर मेरा दिल कहता है कि एक दिन ये दोनों एक दूसरे को भाई जरूर मानेंगे। ऋषभ का नाम सुनते ही मधु परेशान हो गई। तभी शालिनी ने उसे अपने गले से लगाया और फिर से बोली, मधु अब तुम आराम करो बेटा, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ, वो बहुत परेशान है। मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया तो शालिनी वहां से चली गई। उनके जाते ही मधु खुद से बोली, मैं जानती हूँ मम्मा कि मेरा सच इस घर को बिखेर सकता है, पर फिर भी मुझे करण को सच बताना होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। सच जानने के बाद करण चाहे जो भी फैसला करे, पर ये घर नहीं बिखरेगा, जरूर बिखरेगा ये घर मधु। तभी ऋषभ बोला। उसकी आवाज सुनते ही मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे घबराहट होने लगी और वो पलटकर ऋषभ को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर तभी उसकी नजर टेबल पर रखी उसकी और करण की शादी की तस्वीर पर पड़ी। करण को देखते ही उसमें पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई और उसने खुद को मजबूत किया और पलटकर ऋषभ की ओर देखकर बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की, निकलो यहाँ से। ऋषभ के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट आ गई। कमाल है, उस रात के बाद तो मैंने तुम्हें जब भी देखा है बहुत डरा सहमा हुआ ही देखा है, पर करण की पत्नी बनते ही तुम में तो गजब की हिम्मत आ गई है। कहीं तुम उस रात को भूल तो नहीं गई हो? उस रात को तो मैं तब तक नहीं भूलूंगी जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा देती। मिस्टर ऋषभ खुराना, मधु गुस्से में बोली। वो फिर से मुस्कुराया। उसने मधु से पूछा, मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाओगी? कैसे पहुंचाओगी? अपने पति को उस रात का सच बताकर। हाँ, मैं करण को सब कुछ बताऊंगी और वो तुम्हें जेल जरूर भिजवाएंगे। मधु उसे घूरते हुए बोली। ऋषभ हंसते हुए वहां रखे सोफे पर बैठा और बोला, करण को तो तुम तब बताओगी ना मधु, जब वो आज घर लौटेगा। पर अगर वो घर लौटा ही नहीं तो कैसे बताओगी उसे? मधु हैरानी से उसे देखने लगी। ऋषभ ने अपनी दोनों बाहें सोफे पर फैलाई और बोला, कमाल है, उस रात जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम मुझे जान नहीं पाई। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। जब मैंने तुम्हारी दोस्त मीरा को करण को सच नहीं बताने दिया तो तुम कैसे उसे कुछ बता सकती हो? ऋषभ की ऐसी बातें सुनकर मधु की घबराहट और बढ़ गई। वो बिना पल के झपकाए उसे देखने लगी। ऋषभ उठकर खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, रिलैक्स मधु, तुम तो अभी से घबरा गई। मैं तुम्हारे करण की जान तब तक नहीं लूंगा जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी। जिस दिन तुमने उसे उस रात के बारे में बता दिया उस दिन खुद अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र तोड़कर अपनी मान का ये सिंदूर पोंछ लेना। उसके इतना कहते ही मधु ने अपना मंगलसूत्र अपनी हथेली में भर लिया और गुस्से में बोली, आज मैं तुमसे और तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं करण को तुम्हारी असलियत बताकर रहूंगी तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। कोई बात नहीं, अगर मेरी चेतावनी तुम्हें कोरी धमकी लग रही है और तुम ये सोच रही हो कि करण मेरा भाई है इसलिए मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो उस रात के बाद मैं तुम्हें एक बार फिर बता देता हूँ कि ऋषभ खुराना क्या और किस हद तक कर सकता है। उसकी ये धमकी सुनकर मधु गुस्से में बोली, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऋषभ, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
इसलिए अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ करण को सच बताने। उसने अपना एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। वो फोन देखती उसके पहले ही ऋषभ बोला, फोन उठाओ मधु, ये फोन तुम्हारे लिए ही है। मधु ने हैरानी से उसे देखा तो ऋषभ ने उसे कॉल रिसीव करने का इशारा किया। मधु ने कांपते हाथों से अपना फोन देखा। अरविंदो हॉस्पिटल का नंबर देखकर वो पहले तो सोच में पड़ गई, पर फिर उसने कॉल रिसीव की। हेलो मैम, आपके पति करण खुराना का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें बहुत चोट आई है, प्लीज आप जल्दी से अरविंदो हॉस्पिटल पहुंच जाइए। इतना सुनते ही मधु के हाथों से फोन छूटकर फ्लोर पर गिर गया। ऋषभ उसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जाओ मधु, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीते जी अपने पति का चेहरा भी ना देख सको। मधु की घबराहट और बढ़ गई और वो बिना सोचे समझे वहां से भागी। उसके जाते ही ऋषभ मुस्कुरा दिया और उसके कमरे से बाहर आया। किचन से बाहर आ रही पूजा ने जब उसे ऐसे भागते देखा तो बोली कि ये इस तरह बिना बताए कहाँ भागी जा रही है। उसने ट्रे टेबल पर रखी और शालिनी के कमरे में चली गई। इधर मधु सड़क पर भागी चली जा रही थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। भागते भागते वो हॉस्पिटल पहुंची। उसने कांपते हुए रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछा, मेरे पति करण खुराना, उनका एक्सीडेंट हुआ है, किस रूम में है वो? पर मैम, आज तो एक्सीडेंट का कोई केस ही नहीं आया। कब हुआ आपके पति का एक्सीडेंट? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। तो मधु की घबराहट और बढ़ गई। वो रोते हुए इधर उधर देखने लगी और फिर से बोली, पर मुझे यहीं से किसी ने फोन करके बताया था कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें बहुत चोट लगी है, उन्हें यही लाया गया है। रिसेप्शनिस्ट ने सिस्टम की ओर देखते हुए जवाब दिया, देखिए मैम, मैंने आपसे कहा ना कि आज यहाँ ऐसा कोई केस नहीं आया। मधु को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो बेसुध सी अपना मंगलसूत्र पकड़े रोते हुए आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। पर तभी डॉक्टर से बात करते हुए करण एक कैबिन से बाहर आया और लॉबी की ओर बढ़ने लगा। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। करण, शुक्र है कि इस हादसे में तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, पर फिर भी घाव गहरा है। मैंने ड्रेसिंग तो कर दी है, पर घाव भरने में वक्त लगेगा, इसलिए जो मेडिसिन मैंने लिखी है प्लीज उसे टाइम पर लेते रहना। डॉक्टर उसके साथ चलते हुए बोले, थैंक्स अभिनव, पर फिलहाल मुझे निकलना होगा। इस हादसे की वजह से ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तुझसे बाद में मिलता हूँ। करण ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उसकी नजर मधु पर पड़ी। उसे वहां देखकर वो थोड़ा शॉक्ड था। मधु, उसने हैरानी से उसका नाम लिया तो मधु के कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा तो करण उसके सामने सही सलामत खड़ा था। उसके रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर करण अभी भी उसे हैरानी से देख रहा था। मधु दौड़ती हुई आई और उससे लिपट कर रोने लगी। करण ने भी कुछ सोचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि मधु यहाँ कैसे आ गई। तभी मधु ने उसके चेहरे को बहुत प्यार से छुआ और रोते हुए उसके चेहरे को चूमने लगी। मधु, तुम यहाँ कैसे आ गई? करण ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा। उसने अपनी कांपती आवाज में जवाब दिया, वो मुझे हॉस्पिटल से किसी का फोन आया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। आप ठीक हो ना करण? करण परेशान होकर सोच में पड़ गया, पर मधु को इतना परेशान देखकर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ मधु, मैं ठीक हूँ, बस सिर में हल्की सी चोट आई है। मधु ने उसकी चोट को छुआ तो उसका रोना और बढ़ गया। करण उसे देखकर मन ही मन बोला, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हुए हैं और मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, तो फिर मधु को कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं यहाँ हूँ? वो यही सब सोच रहा था कि तभी मधु उसके चेहरे को छूकर बोली, भगवान ना करे करण, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मेरी जान तो अपने आप ही निकल जाती। करण ने मुस्कुराते हुए उसके आंसुओं को पोंछा, मुझे कुछ नहीं हुआ है मधु, कुछ नहीं। तभी डॉक्टर अभिनव बोल पड़े, हाँ भाभी, करण ठीक है। उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, पर करण सही समय पर और सही जगह पर गाड़ी से कूद गया था, इसलिए इसे कुछ नहीं हुआ। अभिनव के इतना कहते ही करण ने उसे गुस्से में घूरा और चुप रहने का इशारा किया। पर तभी मधु ने उससे पूछा, आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे? नहीं मधु, ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। करण ने तुरंत सफाई दी। मधु उसे एकटक देखते हुए मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ करण कि आप झूठ बोल रहे हैं मुझे तकलीफ से बचाने के लिए, पर फिर भी मैं आपको तकलीफ देने जा रही हूँ। मैं अब ऋषभ से नहीं डरूंगी और आपको सच जरूर बताऊंगी।
उसने हिम्मत जुटाई और करण से बोली, करण मुझे आपको कुछ बताना है ऋषभ के बारे में। मुझे पता है मधु कि आज सुबह जो हुआ तुम उसे लेकर परेशान हो, पर तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और ऋषभ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी तुम नंगे पैर यहाँ भागी चली आई। तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब तुम चुपचाप घर चलोगी और आराम करोगी, वरना मुझे वो पहले वाला करण खुराना बनना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसलिए अब तुम्हें जो भी कहना है वो घर चलकर कहना। मधु ने परेशान होकर आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो करण फिर से बोला, मैंने घर से दूसरी गाड़ी मंगवाई है। जब तक पाटिल गाड़ी लेकर आता है तुम यही बैठो, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूँ। मधु ने फिर से अपना सिर हिला दिया। करण ने आदि को फोन किया और बात करते हुए हॉस्पिटल से बाहर आया। आदि, तुमने खुराना मेंशन की गाड़ियों की सर्विसिंग कब से नहीं करवाई? सर, आपकी शादी के अगले दिन ही तो मैंने सारी गाड़ियां सर्विसिंग के लिए भिजवाई थी। क्या हुआ सर? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? आदि ने तुरंत पूछा। करण ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ आदि, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। व्हाट? सर, आप ठीक तो हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी? करण ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो यही सोच रहा था कि मधु को किसने और क्यों फोन करके बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तभी आदि ने फिर से पूछा, सर आप ठीक हो? हाँ आदि, मैं ठीक हूँ। करण ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया तो आदि फिर से बोला, सर मैंने हर बार की तरह इस बार भी आपकी तीनों गाड़ियां सर्विसिंग के बाद खुद चेक की थी। ब्रेक वगैरह सब एकदम ठीक थे, तो फिर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल कैसे हो सकते हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ आदि कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हुए कैसे, और मधु को किसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ अरविंदो हॉस्पिटल में हूँ। करण कुछ सोचते हुए बोला तो आदि भी परेशान हो गया। भाभी तो बहुत घबरा गई होगी। हाँ आदि, मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो भागी भागी यहाँ चली आई। घर से पैदल ही यहाँ आई है और वो भी नंगे पैर। पर हैरानी की बात तो ये है कि हमारे घर से इस हॉस्पिटल तक पैदल पहुँचने में आधा घंटा लगता है, और मधु भागती हुई यहाँ आई है तो शायद उसे 20 मिनट लगे होंगे। पर मेरा एक्सीडेंट तो 10 मिनट पहले हुआ है, तो एक्सीडेंट होने से पहले ही उसे किसी ने फोन करके कैसे बता दिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? आपका मतलब है कि आपके साथ जो भी हुआ वो हादसा नहीं, किसी की साजिश थी? आदि ने परेशान होकर पूछा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो आदि फिर से बोला, सर आप चिंता मत करिए, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये सब किसने और क्यों किया। नहीं आदि, तुम्हें कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद मैं जानता हूँ कि आज जो हुआ वो क्यों और किसने किया है। उसकी बातों ने आदि को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी करण फिर से बोला, आदि मेरा एक काम करो। वो आदि को सब कुछ समझाने लगा। दूसरी ओर मधु हॉस्पिटल में रखी भगवान गणेश की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे आवाज लगाए, एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए फोन है। मेरे लिए? उसने हैरानी से पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, जी मैम, आप मिसेस मधु करण खुराना ही है ना? मधु ने आहिस्ता से हाँ में सिर हिलाया और रिसेप्शन की ओर बढ़ने लगी। मधु ने अपने कांपते हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगाया, पर वो हेलो भी कहती उसके पहले ही दूसरी ओर से ऋषभ बोला, अब तो तुम समझ ही चुकी होगी ना मधु कि अगर तुमने करण के सामने अपना मुंह खोला तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऋषभ की आवाज सुनकर मधु कांप गई, पर ऋषभ फिर से बोला, आज करण अपनी समझदारी से बच गया मधु, पर वादा करता हूँ कि अगली बार नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे आदमी हर पल मौत का साया बनकर उसके आसपास मंडरा रहे हैं। तुम्हारी जुबान खुलते ही वो तुम्हारे करण के सीने में इतनी गोलियां दागेंगे कि वो यही हॉस्पिटल में तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बाहों में अपना दम तोड़ देगा। चाहो तो अपनी नजरें घुमाकर चारों ओर देख लो। मधु ने अपनी डरी सहमी नजरों से चारों ओर देखा तो हॉस्पिटल में खड़े कुछ आदमियों ने सबकी नजरों से बचते हुए उसे अपनी गन दिखाई। मधु ने अपना मंगलसूत्र अपनी मुट्ठी में भर लिया। तभी ऋषभ फिर से बोला, अब ये तुम्हारे हाथों में है मधु, कि तुम अपने अतीत को भूलकर अपने पति की जिंदगी चुनोगी या फिर एक भाई के हाथों दूसरे भाई का खून करवाओगी। मधु बुत बनी उसकी बातें सुन रही थी। ऋषभ फिर से बोला, और ये मत सोचना मधु कि करण मेरा भाई है इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ धमकी दे रहा हूँ। करण मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो मेरा अपना भाई करण है।
इसलिए उसकी जान लेने में मेरे हाथ कभी नहीं कांपेंगे। और अगर तुमने करण को सच बता भी दिया तो वो मुझे सजा दिलवाने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, और तुम ये कभी नहीं जान पाओगी कि उस रात नंदिनी के साथ क्या हुआ था। उसके मुंह से नंदिनी का नाम सुनते ही मधु पलकें झपकाना भी भूल गई। उम्मीद करता हूँ कि तुमने फैसला कर लिया होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। फोन रखता हूँ, अब सीधे घर पर मुलाकात होगी। इतना कहकर ऋषभ ने कॉल कट कर दी, पर मधु रिसीवर पकड़े बुत बनी खड़ी थी। उसके कानों में ऋषभ की कई बातें गूंज रही थी। तभी उसकी नजर करण पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। करण को देखते ही मधु ने रिसीवर नीचे रख दिया और धीमे धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी। करण भी उसकी ओर देखते हुए मन ही मन बोला, बस मधु, सिर्फ कुछ दिन और खुद को संभाले रखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हारी जिंदगी से दर्द और तकलीफ का नामोनिशान मिटा दूंगा। बस कुछ दिन और। मधु भी उसकी ओर बढ़ते हुए मन ही मन बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा करण, मैं आपको ऋषभ का सच नहीं बता सकती, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसका बदला मैं आपकी जान खतरे में डालकर नहीं चुका सकती। आपसे बढ़कर आज मेरे लिए दुनिया की कोई चीज नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी भी नहीं। मैं नहीं जानती करण कि कल क्या होगा, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा आपके साथ जीना चाहती हूँ। पता नहीं कल किस्मत मुझे आपके साथ जिंदगी जीने का मौका देगी या नहीं। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।